दोस्तों, मैं एक और वीडियो के साथ वापस आ गया हूँ और चूंकि हम इस साल को खत्म करने वाले हैं तो आप जानते ही होंगे कि अब समय क्या है। हर किसी के पसंदीदा जॉनर, खासकर एक्शन के सबसे बेहतरीन एनिमे को देखने का समय आ गया है। तो इस साल के सबसे धमाकेदार एनिमे के लिए तैयार हो जाए क्योंकि यह लिस्ट बहुत लंबी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर ताजिमा एक आम राइडर बनना चाहता है। जरा सोचिए, एक ऐसे लड़के की जो एक दिन उठता है और कहता है, क्या पता एक स्थिर करियर को भूल जाओ, जिम्मेदारियों को भूल जाओ, मैं एक आम राइडर बनना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। यह तोजिमा है, एक बड़ा वयस्क आदमी जिसके सपने, ऊर्जा और दिमाग एक 12 साल के बच्चे जैसे हैं। खैर, यह एनीमे बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा है और मेरा मतलब है कि यह सबसे बड़ी तारीफ है। किसी तरह यह शो सबसे बेवकूफ़ी भरे विचारों को लेता है, उन्हें एक साथ जोड़ता है और बूम, यह स्वाभाविक रूप से सहजता से काम करता है। जैसे ब्रह्मांड ने खुद कहा हो, हाँ भाई उसे खाना पकाने दो। तकजिमा पूरे एनीमे में सिर्फ हीरो जैसा महसूस करने के लिए जंगली हरकतें करता है, नाटकीय ढंग से पोज देता है, ऐसे मुहावरे बोलता है जो किसी ने नहीं माने, लोगों को बचाता है और जहाँ भी जाता है अराजकता फैलाता है। उसकी लगन 10 में से 10 है, उसके तर्क को 10 में से 0 और हमारे मनोरंजन को 10 में से 11। यह गहरा नहीं है, यह भावनात्मक नहीं है, यह जीवन बदलने वाला नहीं है, यह सिर्फ मनोरंजन के लिए एक मजेदार एनीमे है। और ईमानदारी से कभी कभी हमें बस इतना ही चाहिए, एक बेवकूफ़ी भरी अराजक जरूर देखने वाली फिल्म जो आपको जरूरत से ज्यादा हंसाएगी। अगर आप कुछ हल्का फुल्का, नासमझ और अपनी भलाई के लिए बहुत ज्यादा आत्म जागरूक देखना चाहते हैं तो यह एक प्रमाणित जरूर देखने वाली फिल्म है। नंबर 9 पर तो यह मूल रूप से वह है जो तब होता है जब एक जंगली जंगल का बच्चा, जिसमें कोई शिष्टाचार, कोई संयम और आधुनिक समाज की कोई समझ नहीं होती है, ये तय करता है, हाँ मैं अब तक का सबसे मजबूत समुराई बनने जा रहा हूँ। वह बच्चा या है आशावाद में लिपटा एक चलता फिरता संकट। वह आधुनिक जापान में आ जाता है, साइका के शांतिपूर्ण जीवन में दखल देता है और किसी तरह उसके परिवार के डोजो में रहने लगता है। यही उसकी मुलाकात उसके प्रतिद्वंदी अनामाओ से होती है, जो एक केंडो जीनियस है जो अनुशासित दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक प्रिंटर की तरह धैर्य है जो ऑफलाइन अटका हुआ है। एक शापित तलवार के बाद और बूम, वह दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है, जैसे कि यह कल का स्कूल प्रोजेक्ट हो। वहाँ से यह पूर्ण शोडेन नायक मोड में चला जाता है, पूरे जापान में यात्रा करता है, सहयोगियों को चुनता है, भोले का शिकार करता है, अपनी तलवार का स्तर बढ़ाता है और एनीमे इतिहास में ज्ञात हर नाटकीय समुराई मुद्रा सीखता है। रीमेक के रूप में यह एनीमे सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। आधुनिक एनिमेशन के साथ सब कुछ ताज़ा रखते हुए पुराने स्कूल शोडेन की पुरानी यादों को वापस लाता है। ऊर्जा क्लासिक लगती है, कॉमेडी हिट होती है, किरदार 90 के दशक के बच्चों की अराजकता को चिल्लाते हैं और दृश्य उत्कृष्ट है। यह शोडेन क्लासिक का एक मजेदार, उदासीन, आधुनिक चमक है। कभी कभी नासमझ, जहाँ जरूरी हो वहाँ जमीन से जुड़ा हुआ है और देखने लायक है। 8वें नंबर पर सांता में जापान में कुछ बच्चे बचे हैं जिन्हें वे मूल रूप से राष्ट्रीय खजाने की तरह मानते हैं। क्रिसमस, हाँ वह प्राचीन मिथक जिसमें उपहारों के साथ एक हंसमुख व्यक्ति था, इतिहास से हटा दिया गया है। डाइकोकू वेलफेयर अकेडमी के छात्रों के लिए सांता क्लॉज गेंडे के समान वास्तविक है, लेकिन वयस्कों के लिए सांता बहुत वास्तविक है और जाहिर तौर पर इतना खतरनाक है कि उसे खोजने के लिए एक कुलीन संतनिक पीछा इकाई की आवश्यकता है। हाँ यह सही है, सांता का शिकार करने के लिए समर्पित एक पूरा दस्ता। चरम डायस्टोपिया। इस बीच श्योरी यहाँ यह मानने से इनकार कर रही है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त इको 6 महीने तक गायब रहने के बाद मर चुका है। वह जवाब चाहती है, वह आशा चाहती है और जाहिर तौर पर वह सुबह 7 बजे अपने क्लास प्रतिनिधि काजुशी सांता को पीटना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसे यकीन है कि सांता क्लॉज का वंशज है। वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसकी इच्छा पूरी कर सकता है और उसे ओनो तक ले जा सकता है। तो वह क्या करती है? वह उस पर हमला करके उसके असली सांता रूप को बाहर निकालने की कोशिश करती है। मैं आपको बता दूं, यह अजीब, मजेदार और पूरी तरह से मौलिक है और यही कारण है कि मुझे ये पसंद है। यह सांता क्लॉज जैसी किसी अच्छी चीज को एक डायस्टोपियन खतरे में बदल देता है। इसमें कॉमेडी, रहस्य और सामाजिक टिप्पणियों का मिश्रण इस तरह से किया गया है कि सिर्फ साइंस सारू ही ऐसा कर सकता है। एक्शन भी शानदार है, तेज, स्टाइलिश, बेहतरीन तरीके से अराजक और डायस्टोपियन वाइब बहुत अच्छी है। दुनिया डरावनी और असहज लगती है, लेकिन अजीब तरह से मजेदार भी है क्योंकि हर कोई लाल सूट वाले आदमी से डरता है। इसे अभी देखें। नंबर 7 पर किक-एस। एक ऐसी दुनिया में जहां मानवता विलुप्त होने के कगार पर है, राजा ने राजा की तरह व्यवहार करने का फैसला किया। 4 जानवरों के सरदारों में से एक किक-एस से लड़ने के लिए 13 सबसे बहादुर नायकों को भेजा। खैर, वे मिनटों में ढेर हो जाते हैं। उनमें से एक एलिसिया ग्लेन फेल भी है, जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। तो किक-एस, जो पहले से ही मानवीय बकवास से तंग आ चुकी है, मानवता को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सीधे राजधानी की ओर बढ़ती है। लेकिन फिर प्लॉट ट्विस्ट, एक मरता हुआ व्यक्ति क्लीवेटेस की बाहों में एक बच्चा थमा देता है और कहता है, कृपया उसे बचा लो। क्योंकि उसे नहीं पता कि इंसानी बच्चे को कैसे पाला जाता है,
इसलिए वह सबसे तार्किक और अतार्किक फैसला लेता है। वह एलिसिया को फिर से जीवित करता है, हाँ वही हीरो जिसे उसने मारा था, और उसे एक लाश हीरो नानी में बदल देता है। और इस तरह फैंटेसी इतिहास में सबसे अजीब बेबी सिटिंग एडवेंचर शुरू होता है। कहानी एक ऐसी दुनिया में गोता लगाती है जहाँ चीजें आखिरकार फिर से ताज़ा लगती हैं। कोई आइसेज़ेकाई फ्लॉप नहीं, बस एक ठोस वायुमंडलीय फैंटेसी जो जानती है कि उसे क्या बनना है। और भाई, यह वातावरण को पूरी तरह से बखूबी पेश करता है। अंधेरा, रहस्यमय, नाटकीय, लेकिन कभी भी कठिन तरीके से नहीं। हर बार जब एक्शन आता है तो ये साफ होता है। क्रिस्पी फाइट्स, शार्प एनिमेशन और वो ओम डैम मोमेंट्स बिल्कुल सही तरीके से छिड़के हुए हैं। न बहुत ज्यादा, न बहुत कम, जैसे शेफ ने सम्मान के साथ मसाला डाला हो। दुनिया का निर्माण बहुत अच्छा है और किसी कारण से इसे कम आंका गया है, लेकिन मेरा विश्वास करो, एक छोटे से सीजन के लिए यह उससे कहीं अधिक गुणवत्ता प्रदान करता है जितना कि इसका अधिकार है। शानदार दुनिया का निर्माण, शानदार माहौल, शानदार एक्शन, सब कुछ बस काम करता है। एक आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत फैंटेसी एनीमे जो बहुत अधिक प्यार का हकदार है। नंबर 6 पर माई हीरो एकेडमिया। विजिलेंट स्टोरी कोहिची का अनुसरण करती है। एक सुपर चिल ड्यूड जिसका कोची मूल रूप से उसे फिसलने देता है। हाँ, फिसलना, उड़ना नहीं, टेलीपोर्ट नहीं, फिसलना। लेकिन किसी तरह यह आदमी पूरी श्रृंखला में सबसे अच्छे सतर्कतावादियों में से एक बन जाता है। नकल डस्टर के रूप में जाना जाने वाला पूर्ण खतरा, एक नायक जिसमें कोई विचित्रता नहीं है और 100% पिता के क्रोध की ऊर्जा है, और आराध्य आदर्श सतर्कतावादी फॉक्सटेप तिकड़ी खलनायकों से लड़ती है, सड़कों की रक्षा करती है और कभी कभी न्याय के लिए कुछ कानून तोड़ती है। एक्शन वास्तव में अच्छा है, लड़ाई तेज, गंभीर और मुख्य श्रृंखला की तुलना में बहुत अधिक सड़क स्तर की है। इसमें हमारे पास फैंसी हीरो सपोर्ट आइटम नहीं है, इसलिए हम मर सकते हैं, जो सब कुछ 10 गुना अधिक तीव्र बनाता है। और कोची का विकास, शेफ का चुंबन, एक फिसलने वाले लड़के को एक फिसलने वाले राजा बनते देखना वास्तव में प्रेरणादायक है। एनीमे अपने आप में मजेदार, स्टाइलिश है और आपको एमएचए यूनिवर्स का एक बिल्कुल अलग पक्ष दिखाता है। इसमें दिल, कॉमेडी, रचनात्मक शक्तियाँ और कुछ वाकई शानदार कैरेक्टर आर्क हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सीजन 2 इस जनवरी में आ रहा है, इसलिए आपको लंबे इंतजार या दर्दनाक क्लिफ से भी नहीं बुझना पड़ेगा। इसे अभी देखें, अपडेट रहें और तैयार रहें, क्योंकि यहाँ से चीजें और भी ज्यादा पागल होने वाली है। अगर आपको एमएचए पसंद है लेकिन कुछ नया, जमीनी और थोड़ा अराजक चाहते हैं, तो विजिलेंटीज आपके समय के बिल्कुल लायक है। 5वें नंबर पर साकामोटो डेज है, जो तब होता है जब दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा रिटायर हो जाता है, शादी कर लेता है, पिता बन जाता है और तय करता है कि उसका नया जीवन मिशन शांति से एक सुविधा स्टोर चलाना है। कोशिशों पर जोर, क्योंकि साकामोटो चाहे कितना भी आराम करना चाहे, डेस्टिनी और कुछ इनामी शिकारी उसकी किराने की शिफ्ट को बर्बाद करने के लिए आते रहते हैं। कॉमेडी टॉप लेवल की है। इसमें एक स्वस्थ, विनम्र, थोड़ा मोटा लड़का है जो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता, फिर वह खिड़कियों से बाहर निकलता है, गोलियों से बचता है, पेशेवरों को निहत्था करता है और डिस्काउंट स्टोर के सामानों से लोगों को पीटता है। यह सबसे खूबसूरत तरीके से अराजकता है और एक्शन साफ है, बहुत साफ। लड़ाई स्टाइलिश, तेज, रचनात्मक और एनिमेटेड है, जिसमें अभी के दृश्य को रिवाइंड करने की ऊर्जा है। चाहे वह बस में लड़ रहा हो, दुकान में या अपना लंच पकड़े हुए, साकामोटो हर चीज को सहजता से कूल बनाता है। हास्य भी शीर्ष पायदान पर है। यह नासमझ, स्मार्ट, तेज और एक्शन के साथ पूरी तरह से संतुलित है। 1 मिनट में आप साकामोटो पर कूपन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर हंस रहे हैं, अगले मिनट आप वास्तव में प्रभावित हैं कि वह अभी भी कितना सक्षम है। इसके अलावा यह एनीमे बहुत ही मनोरंजक है। एक बार जब आप शुरू करते हैं तो एपिसोड जल्दी खत्म हो जाते हैं। तेज गति, मजेदार किरदार और एक भी बोरिंग पल नहीं। यह सच में साल के मेरे पसंदीदा एनीमे में से एक है। वाइब्स, मस्ती, स्टाइल, ये सब एकदम सही है। अगर आप एक्शन से भरपूर, मजेदार और बेहद मनोरंजक कुछ चाहते हैं, तो साकामोटो डेज आपके लिए है। आपको ये पसंद आएगा, यकीन मानिए। 4वें नंबर पर टुगन एंकी उन एक्शन एनीमे में से एक है जो पहली नजर में बहुत ही सामान्य लगता है। जैसे वहाँ एक और चुना हुआ जिसके पास विशेष रक्त आधारित शक्ति है, लेकिन फिर आप कुछ एपिसोड देखते हैं और कहते हैं, रुको, यह वास्तव में आग की तरह है। कहानी शीकी के बारे में है, जिसे पता चलता है कि वह ओनी वंश का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि उसे इस दुनिया का सबसे बुरा आदमी माना जाता है। और मोटरो, मानवता के वीर रक्षक। हाँ, वे बिल्कुल भी संत नहीं हैं जैसा कि कीर्तनपिया उन्हें बनाती हैं। वे मजबूत, अनुशासित और बिल्कुल ऐसे तरीके से मुड़े हुए हैं जो संघर्ष को और अधिक दिलचस्प बनाते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो यह मेरे लिए पहला हुक था। एनीमे भी अच्छे तरीके से पुराने स्कूल का माहौल देता है। ये धीरे धीरे अजीबोगरीब, बेमेल और इत्तेफाक से बने दोस्तों की एक टीम बनाता है। आपको तुरंत एक चमकदार टीम नहीं मिलती। आपको पहली मुलाकातें अजीबोगरीब, मजेदार पल, एपिसोड दर एपिसोड छोटे छोटे बंधन मिलते हैं और देखते ही देखते आप इन सभी किरदारों से जुड़ जाते हैं। आजकल बहुत कम एनीमे ऐसा करते हैं, इसलिए इसे यहाँ देखना तरोताजा महसूस कराता है और एक्शन काफी दमदार है। ये तेज, आकर्षक और एक ऐसे शो से ज्यादा दमदार है जो बाहर से इतना साधारण दिखता है। ताकत, झड़पें, भावनात्मक पल, इन सभी को अच्छे से हैंडल किया गया है और लड़ाइयाँ बिना ज्यादा जटिल हुए भी मजेदार है। दिन के अंत में टेन एंकी जाना पहचाना लगता है, लेकिन हर तरह से अलग है। बेहतरीन किरदारों के बीच संबंध, मजेदार दुनिया, विकृत हीरो और प्यारे अजीबोगरीब लोगों की बढ़ती टीम। इसमें क्या पसंद नहीं करना है। यह एक मनोरंजक एक्शन एनीमे है जिसे एक बार जरूर देखना चाहिए। 3वें नंबर पर विचलियुदा आपको एक ऐसे समाज में ले जाता है जहाँ अपराधियों को सचमुच एक बड़े कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है और वहाँ से
सब कुछ अजीब से अजीब होता जाता है। हमारे मुख्य आदमी रूडो को इस दुस्वप्न भरी दुनिया में फेंक दिया जाता है जो विकृत राक्षसों, विकृत लोगों और हर चीज से भरी है। ये जगह ऐसी लगती है जैसे कबाड़ खाना, डरावनी फिल्म और बुखार का सपना एक बच्चे को पालने के लिए मिलकर काम कर रहे हो। एक्शन शानदार, तेज, अराजक, स्टाइलिश और उस ऊर्जा से भरा है जिसका मुझे नहीं पता कि वह हथियार क्या है, लेकिन यह अच्छा दिखता है, इसलिए मैं इसे सपोर्ट करता हूँ। हर लड़ाई रचनात्मक लगती है क्योंकि हर किरदार अपने खास तरीके से घूमता है। सच में इस एनिमे में लोग कुछ सबसे अजीबोगरीब, सबसे अप्रत्याशित चीजें करते हैं और किसी तरह ये सब एकदम सही बैठता है। दुनिया के पीछे का रहस्य भी एक बड़ा आकर्षण है। कुछ भी सामान्य नहीं है, कुछ भी सरल नहीं है और कुछ भी तुरंत समझाया नहीं गया है। दुश्मन आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक विकृत, अधिक विचित्र और रचनात्मक रूप से अधिक परेशान करने वाले हैं। आप लगातार जवाब चाहते रहते हैं और यह भी सोचते रहते हैं कि क्या आप उनके लिए भावनात्मक रूप से तैयार हैं। और मुझे कला शैली के बारे में बात करने मत दो। यह दमदार, विस्तृत, अभिव्यंजक है और यह एक ऐसा गहरा, गंदा माहौल बनाता है जो आपको सीधे पागलपन में खींच लेता है। दुनिया जीवंत, खतरनाक, गंदी और अजीब तरह से खूबसूरत लगती है। जमीनी अराजकता, डार्क फैंटेसी ऊर्जा, अविश्वसनीय एक्शन, विकृत किरदार और एक ऐसी दुनिया जो आपको बांधे रखती है। गोटाखोदा अजीब है, लेकिन यह अजीबता ही इसे अद्भुत बनाती है। अगर आप कुछ नया, जंगली और रचनात्मक रूप से पागल चाहते हैं तो यह एनीमे देखने लायक है। नंबर 2 पर लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज को आखिरकार एक एनीमे मिल गया और ईमानदारी से मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि यह अच्छा क्यों है। हर कोई पहले से ही जानता है, लेकिन चूंकि मुझे यह एनीमे बहुत पसंद है इसलिए मैं इसे फिर से कहने जा रहा हूँ। यह एक उत्कृष्ट कृति है। कहानी क्लेम के बारे में है जो मूल रूप से विक्टोरियन स्टीमपंक मिस्ट्री लंदन में इसेकाई को जगाता है। एक अलौकिक गुप्त समाज में शामिल होता है और पूरे शो में एल्ड्रिच पहेलियों को सुलझाते हुए मरने से बचने की कोशिश करता है, जैसे कि किसी प्राणियों के साथ चाड़ी शतरंज खेल रहा हो और किसी तरह वह जीतता रहता है। इस एनीमे को खास बनाता है इसका खूबसूरत और घना माहौल, धीमी गति से बढ़ता रहस्य, खौफनाक दुनिया का निर्माण और एक ऐसी कहानी जो आपको बिना किसी शोर शराबे के अपनी ओर खींचती है। साउंड ट्रैक हर शॉट के साथ एकदम फिट बैठता है। यह सिर्फ मूड ही नहीं बनाता, यह आपको सीधे धुंधली गलियों, धार्मिक अनुष्ठानों, टेरोविजन और मनोवैज्ञानिक तनाव में ले जाता है। आप दुनिया को महसूस करते हैं। यह एनीमे लगातार एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है क्योंकि यह मुद्दा नहीं है। यह तनाव, रहस्य, कहानी कहने और इतने बेदाग माहौल पर ध्यान केंद्रित करता है कि आप बस वहीं बैठे रहते हैं और कहते हैं, यार ये सिनेमा है। यही कारण है कि भले ही यह एक मास्टरपीस है, फिर भी मैं इसे दूसरे नंबर पर रख रहा हूँ क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य लड़ाई के दृश्यों से लोगों को तोड़ना नहीं है, बल्कि यह अब तक की सबसे अच्छी अलौकिक दुनिया में से एक का निर्माण कर रहा है। नंबर 1 पर टू बी हीरो एक्स मूल रूप से एक एंथोलॉजी सीरीज है जिसमें हीरो सबसे बड़े हीरो बनने की कोशिश करते हैं। वे और बुरे लोगों को हराकर और दूसरों से ज्यादा मशहूर होकर अपनी पहचान बनाते हैं। यह दुनिया रहस्यों से भरी है और हीरो कंपनियां सबसे अच्छे हीरो बनाना चाहती हैं। तो मूल रूप से आप पूरे साल की कुछ बेहतरीन एक्शन कोरियोग्राफी देख रहे हैं। मजाक नहीं, अगर कोई दावा करता है कि वे एक्शन करते हैं तो यह एनीमे उन्हें देखकर कहता है, चल बच्चे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यह कैसे किया जाता है। उदाहरण चिन्ह। हालांकि यह तकनीकी रूप से एक एंथोलॉजी सीरीज है, अलग अलग किरदार, अलग अलग वाइब्स, ये किसी तरह सभी को पूरी तरह से आपस में जोड़ता है। हर कहानी जुड़ती है, हर किरदार मायने रखता है और यह सब यादृच्छिक महसूस होने के बजाय अर्थ जोड़ता है। यह पीएचडी के साथ नियंत्रित अराजकता की तरह है। एक्शन बेहद रचनात्मक है, मूर्खतापूर्ण रचनात्मक मास्टरपीस स्तर की रचनात्मकता। वे लड़ाई को ऐसे एनिमेट करते हैं जैसे स्टूडियो ने निश्चित फोटोशॉप परतों को अनलॉक किया और कहा, हाँ चलो कुछ अवैध बनाते हैं। और आखिरी एपिसोड पर खास जोर दिया गया है। भाई, आखिरी एक्शन सीक्वेंस वाकई मेरी जिंदगी में देखी गई सबसे क्रिएटिव चीजों में से एक है। मैं इसे बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा, पीक एनिमेशन ब्रेन रोट का सबसे बेहतरीन तरीका है। और फिर खुद हीरो एक्स है, चलता फिरता और पार। हर कोई उससे डरता है। जब वह आता है तो पूरे शहर में पसीना आ जाता है और वह आराम से खड़ा होकर और पार करता है जैसे कि यह कोई डेली क्वेस्ट। कोई मेहनत नहीं, कोई तनाव नहीं, बस डर। ये कमाल है, आप इस एनीमे को मिस नहीं कर सकते। यह इतना अच्छा है और बस हो गया। अगर आपको देखने के लिए कुछ नया मिला है तो और जानने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले में मिलूंगा। शांति।